हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द हिंदी हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, सेफ होम एंड स्टे होम, क्योंकि कोरोना की वजह से बहुत ही कम लोग अपनी जान की परवाह कर रहे हैं। बहुत लोग मर चुके हैं, बहुत लोगों का नुकसान हो रहा है, बट आप हमारे यूट्यूब चैनल पर प्यार दिखाते हैं, इसीलिए हम आपके लिए यूट्यूब चैनल पर अच्छी कहानियाँ लेके आते हैं। अगर आपको भी पसंद है जिन, जिन्नात, चुड़ैल, आदि मानव, भेड़िया मानव, एलियंस या फिर कुछ अनोखी रहस्यमय वीडियोस को आपको पसंद करते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और घंटी के बेल आइकन पर क्लिक कर देना, ताकि मेरे आने वाली सबसे पहले वीडियो आपके तक पहुंच सके। हम डेली की एक वीडियो अपलोड करने की हम ज़रूर कोशिश करते रहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। आज की कहानी हमें भेजी है कृष्णा सावंत ने, जो कि बताते हैं कि वो केरला से बिलोंग करते हैं। उनकी कहानी आपको बताने से पहले हम उनके थोड़ी परिचय के बारे में जान लेते हैं। वो बताते हैं कि वो पहले दफ्तर में काम करते थे, सरकारी दफ्तर था उनका, अब वो रिटायर्ड हो चुके हैं। वो अपने बेटे के बारे में कुछ कहानी बताना चाहते हैं। तो चलिए मैं आगे की कहानी उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। मेरा नाम कृष्णा सावंत है। मैं कनाडा से बिलोंग करता हूँ और मैं आपको जो कहानी बताने वाला हूँ इसका हर एक शब्द, हर एक पार्ट ना पार्ट पूरा सच्चा है। आप भी ये कहानी सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आजकल मैं भी दिन में जब पेपर भी पढ़ता हूँ, अचानक ना जाने कहाँ से लेकिन मेरे भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बात बे बात मेरे रोंगटे खड़े होते रहते हैं। ना जाने कब ये जिंदगी से मैं छुटकारा पाऊंगा, ये मुझे भी पता नहीं, पर पता नहीं कब तक ये जिंदगी जीनी पड़ेगी जिसमें मुझे अपने ही बेटे का मुझे खौफ लेकर जीना पड़ रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब मैं 3rd क्लास में था तब मेरे पिता की मौत हो गई, वो भी किसी रहस्यमय तरीके से। किसी को पता नहीं, बस डेड बॉडी मिल गई। शरीर पर कोई घाव नहीं, कोई कटा हुआ कोई निशान नहीं, कोई आत्महत्या का भी कोई विषय नहीं, फिर भी ऐसा हो चुका है। तो दोस्तों, मैं आपको अपनी तरीके से राय बताता हूँ। जब मेरी 12th क्लास कंप्लीट हो गई, मैंने ग्रेजुएशन पूरा किया, बीकॉम बीए सब कुछ पूरा करने के बाद मैंने आखिरकार मुझे सरकारी नौकरी मिल गई, जो कि हर किसी का सपना होता है। मुझे वो मिलने के बाद मेरे सामने बहुत सारी कठिनाइयाँ आया करती थी, लेकिन सबसे पहले तो शादी नहीं थी, कुछ नहीं था, तो दोस्तों के साथ दारू, सिगारेट वगैरह का मुझे नशा हो गया। मैं वही आदतें बहुत किया करता था। तब मेरी माँ मुझे बताया करती थी, बेटा ये सब अच्छा नहीं होता, ये सब छोड़ दो। बट मैंने कभी अपने माँ बाप की भी नहीं सुनी। बाप तो था ही नहीं, लेकिन मैं अपने बड़े पापा को ही मेरा बाप मानता था, इसलिए मैं उन्हीं के लिए पापा कह रहा हूँ अभी। बस इतना सा हो गया। बाद में मेरे घर वालों ने मेरे लिए लड़कियाँ ढूंढनी शुरू कर दी। लड़कियाँ तो मैं कभी पसंद किया ही नहीं करता था ज़्यादातर, लेकिन मेरे घर वालों को जो पसंद आ गई मैं उसी से शादी करूँगा, यह मैंने घर वालों से वादा किया था। यही ऐसे ही करते करते मेरे 2 साल चले गए। बाद में घर वालों को एक लड़की पसंद आ गई जिसका नाम था रेशमा। मैंने उसी से शादी कर ली। कोई नहीं, 2 साल हो गए, हमें 2 बेबी हमें अच्छी तरीके से हो गए। एक बेटा था, एक बेटी थी। बेटे का नाम मैंने राहुल रखा था और बेटी का नाम सुषमा रखा था। राहुल वैसे तो बहुत शांत स्वभाव का लड़का था, लेकिन ना जाने कभी कभार वो पागल जैसे हरकतें करा रहता था, जैसे किसी के घर जाकर कोई चीज़ चुरा कर ले आना। एक बार तो राहुल ने पास में रहने वाले आंटी के पर्स से 350 रुपये चुराए और घर में ले जाकर अपने दफ्तर में छुपा दिए, और दूसरे दिन स्कूल में जाकर उन्हीं पैसों से नए कोड रबर, नए पेन, नए पेंसिल्स वगैरह खरीद कर अपने जेब में रख लिया। उसी दिन उन आंटी ने मुझसे कुछ बातें की। उन्होंने मुझसे ये भी कहा कि मेरे घर में चोरी हो गई है। उनका शक उनके पति पर जाता था, क्योंकि वो नशेड़ी था, बहुत सारा दारू पीता था, गांजा फूंकता था। तो मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। दूसरे दिन उन्हीं आंटियों का 650 रुपये गायब हो गए। लेकिन
खास बात तो ये थी कि उन आंटियों का पति उस दिन भी घर नहीं आया था, तो पैसे गए कहाँ पर। मैंने एक दिन ऐसे ही राहुल की पढ़ाई लेने की सोची और उसका पर्स मैंने खोल के देखा तो मुझे उसमें बहुत सारे नए, पूरे जितने भी मैंने उसे नहीं दिए थे उससे भी ज़्यादा उसके पास और महंगे वाले पेन्स थे। तो मैंने उससे अच्छी तरीके से पूछा तो उसने मुझे बताया, नहीं पप्पा, मुझे तो स्कूल से मिले हैं, मैं बहुत होशियार हूँ इसलिए मुझे दिए गए हैं। लेकिन नहीं, मुझे उसमें कुछ तो खोट लगा। मैंने राहुल को बहुत पीटा, तब जाकर उसने मुझे ये बात बता दी कि मैं चोरी करने लगा हूँ। बाद में मैंने उसे समझाया तो वो समझ गया। एक दिन ऐसे ही रोड क्रॉस करते वक्त राहुल का गलती से पैर फिसल गया और उसके सर के ऊपर से ट्रक चला गया, जिसके नीचे उसका सर कुचल गया। ये बताते हुए भी मेरी अभी रूह कांप रही है, क्योंकि आगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ उससे आपकी भी रूह कांप उठेगी। ये सब होने के बाद मैंने राहुल से बस यही कहा, राहुल तो था नहीं, लेकिन मुझे सदमा गिर चुका था कि राहुल मेरे साथ रहता है। जो भी हो, राहुल तो अब रहा नहीं था, तो मुझे राहुल की बहुत याद आने लगी। मैंने राहुल को पीटा था उसे मरने के 2 दिन पहले। उसकी बहन भी रोया करती थी कि पप्पा राहुल भैया कब घर आएंगे। उसकी बहन छोटी थी, जो उसका नाम सुषमा, अपने बहन ने बताया आपको। 2-3 बाद मुझे ऐसा महसूस होता था कि जैसे राहुल, मैं जब सुबह की मेरी आंख खुलती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, राहुल मेरे आसपास ही कहीं मंडरा रहा हो। जैसे मैं सुबह सुबह उठते एक जोरदार चीख मारता, राहुल मेरे लिए चाय लेकर आओ। तब मेरी पत्नी मुझे उस हिस्से का नाम बताती और कहती, जी राहुल तो अपना नहीं है, आप कब तक उसे याद करोगे, अब उसे भुला भी दो। ऐसे ही 2 महीने गुजर गए। एक दिन मैंने नोटिस किया कि मेरे बेड के ऊपर कोई लेटा हुआ है, जैसे सचमुच में कोई बच्चा लेटा हुआ है, बिल्कुल राहुल की तरह उसका साया था। मैंने वो देखते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए, भाई ये क्या है। और उसे 3 या 4 दिन बाद मैं बीमार पड़ गया। मुझे फ्लू और टाइफाइड मुझे हो गया। डॉक्टर्स ने कहा, आप बहुत टेंशन ले रहे हो, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है इसमें, आप ठीक से रहिए और आप शांत रहिए। लेकिन घर जाने के बाद रात में मुझे ऐसा लगा कोई मेरे सीने पे बैठा हुआ है और मुझे पीट रहा है। जैसे ही मेरे आँख खुली, मैंने राहुल को अपने पंखे से उल्टा टंगा हुआ देखा, जिसके पूरे सर से खून बहकर मेरे छाती और मेरे मुंह पर गिर रहा था। ये देखते ही मेरे जो चीख निकल गई। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये थी कि मैं जो चीख रहा था वो मेरे घर में किसी को नहीं सुनाई दे रहा था, क्योंकि मेरे पास में मेरी बेबी भी लेटी हुई थी, उसे भी मेरी आवाज़ नहीं सुनाई दे सकती थी क्या। इतना होने के बाद राहुल ने मुझे उठाया और दे धड़ाम से पटक दिया, पूरे फर्श पर पटक के। मैं उठने से पहले ही मुझे उठा के फिर से उसने दीवार पे पटक दिया। इतने में मुझे भी बेहोशी आ गई और सुबह कब हो गई मुझे पता नहीं चला। जब सुबह हो गई तब हमने पहले तो पंडित जी के पास जाना ही सही समझा। जैसे ही मैं पंडित जी के पास गया तो उनसे मैंने सब बात कह दी। तो पंडित जी ने मुझसे कहा, आपने आपके बेटे को जिस तरीके से मारा था वो बेटा आपका वो भूल नहीं पा रहा है, जिसका आपके बदला लेने वो अपने वापस आया है। लेकिन मैंने कहा, बाप से बदला भी कोई लेता है? तो उस पंडित जी ने कहा, जी बदले की कोई भावना नहीं होती और आत्माओं में कोई दिल नहीं होता। अगर उनकी कोई अधूरी इच्छा पूरी रह जाए तो वो करने वो जरूर वापस आते हैं। क्योंकि राहुल के मरते समय उसके दिमाग में तो बस यही एक सवाल था कि पापा ने मुझे इतना क्यों मारा, मुझे पापा ने इतना क्यों मारा। बस यही सवाल को लेकर राहुल बहुत चिंतित था और तभी उसके ऊपर से ट्रक चली गई। इसी वजह से राहुल आपके पास आया है और वो आपको लेकर ही ठान मानेगा। उस दिन तो पंडित जी ने संभाल लिया और एक बड़ी से अग्नि पूजन करके सारे नए पेन्स वगैरह लाकर वो 400 और 850 और 600 रुपये मिलेकर हमने पूरे 230 रुपये और ऊपर 2000 रुपये रख दिए। और हराम की बात तो ये थी कि जैसे हम 2 मिनट के लिए सब लोग दरवाजे में कुंडी लगाकर बाहर आए और अंदर जाकर देखा तो वहाँ पर 1 रुपया भी नहीं था और पेन और दफ्तर पूरा गायब था। उस दिन के बाद आज तक मुझे राहुल ने कोई भी तकलीफ नहीं दी
और वो मुझे दिखाई भी नहीं दिया। फिर भी आज भी ऐसा लगता है कि नहीं, राहुल कहीं ना कहीं मेरे आसपास ही खड़ा है और वो मुझे अब तो वैसे नज़रों से नहीं देख रहा होगा। यार मैं तो उसका पापा हूँ। अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए उन्हें अच्छा सलाह देना का कोई बुरी बात हो सकती है, या मैं एक बुरा पापा था? ये मेरे ऊपर एक सवाल का ठप्पा लग गया है कि मैं इतना बुरा क्यों हूँ जो अपने बच्चों को तो संभाल नहीं सका। तो अगली कहानी हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, अगली कहानी को बढ़ने के पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि दूसरी कहानी के ओर बढ़ने से पहले अगर आपको भी आपकी कहानियाँ मेरे तक पहुँचानी है और मेरी आवाज़ आपकी कहानियों को देनी है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की मेरी आईडी दे दी है। आप वहाँ पर मुझे फॉलो कर लो और मुझे अपनी कहानी भेज दो ताकि मैं आपकी कहानी को मेरी आवाज़ दे सकूँ। तो चलिए बढ़ते दूसरी कहानी की ओर। दूसरी कहानी हमें भेजी है कार्तिकी जयवाल ने, जो कि उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, जिनका कहना है कि वो आज भी उनको बहन को देखते हैं, जिनकी बहन का एक रेप केस से सामना हुआ है। उनका कहना है कि मेरी बहन 9वीं कक्षा में थी जब उसका रेप हुआ। तो चलिए मैं आगे की कहानी उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सुनाऊंगा। कार्तिक का कहना था, हेलो, मेरा नाम कार्तिक जयवाल है और मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। मैं चाहता था कि मेरी बहन इस बार भी मुझे अच्छी वाली राखी ही बांधे, इसलिए मैंने उसको पहले ही 300 रुपये दे दिए थे और कहा था, बहन ले पैसे ले, लेकिन इस बार तो अच्छी राखी लेकर आ, ताकि अपने दोस्तों को भी दिखा सकूँ कि मेरी बहन भी मेरे लिए अच्छी राखी लाती है। बस यही सुनना बाकी था। पैसे वगैरह तो दे दिए, अब बस राखी बंधन का ही वेटिंग थी। 4 दिन के बाद रक्षाबंधन था, तो बहन ने मार्केट में जाकर कोई राखी खरीद कर लेकर तो आई थी, लेकिन ये तो पता नहीं था कैसी राखी लाई है, क्या पता। चलो कोई बात नहीं, बंधवा तो लेनी मुझे ही है। यही कुछ 2 ही दिन बचे थे रक्षाबंधन पूरा करने के लिए हमें, और मेरा सपना, मैंने बहन के लिए एक डेयरी मिल्क की 450 रुपये वाली कैडबरी खरीद ली, जो कि उसे मीठा खाना बहुत पसंद था। इसलिए हमने ये सब लिया और हम बहन के घर जाने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि मेरी बहन कोई छोटी नहीं थी। बहन मेरी 9वीं कक्षा में थी, तो वो बहुत ही चिड़ैलू स्वभाव की थी, जैसे उसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाना वगैरह 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 बातें सब चलती रहती थी। और हम तो भाई बहन थे, फिर तो हम मारपीट भी बहुत सारी करते थे। बट भाई बहन का प्यार सबसे अटूट होता है, ये आपको पता ही होगा। बस मैंने एक दिन अपनी बहन से सवाल पूछा, यार क्या होगा अगर तू या मैं इस परिवार में जन्म ना लेते तो क्या होता? क्या तुम मेरे बिना रह पाती या मैं तुम्हारे बिना रह पाऊंगा? ऐसे ही अनसुलझे सवाल हम एक दूसरे से पूछ रहे थे। बस दूसरे दिन हम स्कूल जा रहे थे और मेरी बहन बोली, नहीं मैं फ्रेंड के साथ पीछे से आ जाऊंगी, तुम आगे चले जाओ। मैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ चला गया खुशी खुशी, लेकिन मेरी शाम को तक दोपहर में जब मेरे खाने के लिए छुट्टी हुई तो मुझे अपनी बहन कहीं दिखाई नहीं दी स्कूल में। मैंने कहा चलो हो गई यही वही, क्योंकि मैं छोटा था और मेरी बहन की क्लास बहुत बड़ी, इसलिए मैंने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा जाकर जाएगी, कहा यही कहीं रुकी हुई होगी, इसलिए मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन शाम तक मैं घर गया और हमने शाम को मेरे स्कूल 5 बजे छूटती थी, लेकिन हमने 8:30 बजे तक वेट किया, लेकिन बहन का कोई अता पता ही नहीं था। फिर क्या होना था, पुलिस कंप्लेंट वगैरह कर दी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कोई भी सुराग हाथ नहीं लगा किसी के। तब मैंने याद किया कि बहन किसी फ्रेंड के साथ आने वाली थी, इसलिए मैंने उसी फ्रेंड के घर जाकर उससे बात की। तो उसने कहा, तुम्हारी बहन तो मेरे पास आई ही नहीं थी, और मैंने ही उसका वेट बहुत देर किया, लेकिन वो ही तो मेरे पास नहीं आई। तो मैंने कुछ जाना न बाना उसी रास्ते पर निकल पड़ा। 3 दिन बाद मेरे बहन की लाश एक गटर में पाई गई, जहाँ पर उसकी लाश निन्वस्त्र अवस्था में पाई गई, जहाँ पर देखते ही कोई भी बता सकता था कि ये रेप का मामला है। आपको बताने में भी मुझे कतरा था लग रहा हूँ, बट मैं आपको बता रहा हूँ
कि ये सब जानकर मेरे पापा की तो चीख निकल पड़ी और वो रोते हुए ज़मीन पर गिर गए। बस और हमारी ज़िंदगी जहन्नुम बन गई, क्योंकि एक अच्छी चलती फिरती लड़की का ऐसा हो जाना मतलब क्या ही बता सकता है कोई। माँ बाप का दर्द माँ बाप ही जानते हैं। बेटी को जन्म देकर इतना बड़ा किया था ना, बस और कुछ नहीं। 3 दिन बाद बहन का क्रियाक्रम वगैरह हो गया और उसी दिन रक्षाबंधन भी था। मैं रात को 11:30 बजे सो रहा था कि तभी मुझे प्लेटों की आवाज़ आने लगी, जैसे कोई प्लेट लाते हैं हमारे पास वैसे। तो मैंने माँ से पूछा, माँ क्या कर रही हो, आवाज़ आ रहा है। मैंने बोला, बेटा मैं तो कुछ नहीं कर रही हूँ। तो मैंने महसूस किया एक दिया मेरे आगे जला, जैसे कोई मुझे मेरे पास आना चाहता हो। मैंने बहुत देर तक उस तरफ देखता रहा, लेकिन मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने उस बात को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। बस मैं अपने में एक गाने लगाकर सुनता रहा। पर थोड़ी देर बाद मुझे कुछ महसूस हुआ कि कोई मुझे बेड से नीचे खींच रहा है। लेकिन मैंने जल्दी से जाकर माँ को बता दिया कि माँ मेरे साथ ये हो रहा है। तो माँ ने भी मेरी बात नहीं मानी। फिर मैं अगले कमरे में जाकर अपने कमरे में जाकर सो गया। लेकिन तभी मैंने वहाँ पर किसको देखा, अपनी बहन को। उसी अवस्था में वो रो रही थी, एक कमरे में रो रही थी मेरी बहन। तो मैंने उसके पास जाकर पूछा, बहन क्या हो गया तुम्हें, तुम क्यों रो रही हो? तो उसने मुझसे कहा कि भैया मैं तो आपको राखी बांधने आई हूँ और आप हो कि मुझसे डरे जा रहे हो। मैंने उसकी शक्ल देखते ही बहुत बड़ी चीख मार दी, क्योंकि उसकी शक्ल पूरी सड़ी हुई गटर से सनी हुई थी। मैंने वो सब देखना मेरे नसीब में ही था शायद, क्योंकि ये सब देखकर तो मेरी रूह कांप उठी। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई और मेरा शरीर पसीने से तरबतर हो गया था। बस अब मैं और इसे नहीं झेलना चाहता था। मेरा हाथ खींचकर मेरे हाथ पर एक राखी बंधी थी, जिस राखी का रंग गुलाबी था और ऊपर नाम लिखा था, मेरे प्यारे भैया। बस ये देखते ही मैंने सारा सब कुछ भुला दिया और मुझे ऐसा लगने लगा क्यों ना मैं अपनी बहन के साथ ही चला जाऊं। ना जाने क्यों, लेकिन ऐसा मुझे लग रहा था मिनट मिनट पर। मैंने उसे पुकारा भी कि बहन आ जाओ मेरे सामने। ये सब मेरे माँ बाप भी देख रहे थे। दूसरे दिन हमने सोचा कि हम पंडित जी के पास जाएंगे। हम पंडित जी के पास जाकर हमने और मेरे माँ बाप ने भी पूछा कि पंडित जी ये क्या है, ऐसा वो क्यों कर रही है। तो पंडित जी ने कहा कि तुम्हारी बेटे और बेटी दोनों भी रक्षाबंधन के लिए बहुत ही उत्सुक थे, जो कि भाई बहन के प्यार के लिए बहुत बड़ी राखी मानी जाती है। सो उसने अपने भैया के लिए एक अच्छी सी प्यारी सी राखी ली थी, जिसके वो मरते समय भी उसके दिमाग में वही था कि मैं अपने भैया को जब राखी बांधूंगी तो उनका रिएक्शन कैसा होगा, वो मुझे क्या गिफ्ट देंगे, वो मुझे किस तरीके से अपने गले लगाएंगे। ये सब सुनकर माँ और बापू की चीख निकल पड़ी और वो ठूस ठूस कर रोने लगे। बस इतना ही है दोस्तों आज की कहानी में। मैं बस अपनी बहन को खुश रखना चाहता हूँ। फिर पंडित जी ने कुछ मंत्र वगैरह पढ़े और वहीं से मेरी बहन दिखना भी मुझे बंद हो गई दोस्तों। तो हेलो दोस्तों, कैसे लगे आपको ये 2 कहानियाँ जो मुझे फर्स्ट टाइम किसी ने मुझे इंस्टाग्राम पर शेयर की है। अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप भी अपनी कहानियाँ मुझे इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हो, जिसका कि मैंने आपको अभी स्क्रीन पर भी मैं आपका नाम शो कर रहा हूँ। आप देख लो और मुझे फॉलो कर लो और मुझे अपनी भी कहानी भेजो, ताकि मैं आपकी कहानी को मेरी आवाज़ दे सकूँ और लोगों तक पहुँचा सकूँ। तो बाय बाय दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दो।